गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिका गुप्ता। कल आपसे मैंने बात की थी बीएड सेकेंड ईयर के लिए कि इतिहास शिक्षक के गुण, उत्तरदायित्व और नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता के संबंध में हमें चर्चा करनी थी। कल हमने इतिहास शिक्षक के गुणों के बारे में अध्ययन किया था या इतिहास शिक्षक के गुणों को समझा था। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इतिहास शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक है जो कक्ष में जाकर केवल शिक्षण कार्य करके और अपने उत्तरदायित्वों की इतिश्री समझ ले, इतना पर्याप्त नहीं है। या उसने शिक्षण कार्य का क्लास में जाके पढ़ा दिया और उसका समस्त कार्य पूर्ण हो गया, ऐसा कतई नहीं है। शिक्षण के अतिरिक्त भी एक अध्यापक के बहुत सारे कार्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जिनका पता एक शिक्षक को होना चाहिए। अगर वो अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो कितने भी शिक्षक के गुण उसमें विद्यमान हो, या यूं कहा जाए कि गुणों के आधार पर वो कितना भी अच्छा शिक्षक हो, लेकिन अगर वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो फिर उसके शिक्षक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करती हूँ कि इतिहास शिक्षण का कार्य आपको कक्षा में जाके कैसे करना है, यानी कि कौन सी विधियां हैं, आप में क्या गुण होने चाहिए, आपके शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए, इसके बारे में। मेरा कार्य केवल इसको सैद्धांतिक रूप में बताकर कार्य पूर्ण हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपको एक अच्छा शिक्षक बनने में सहयोग प्रदान करूं। अब एक अच्छा सहयोग, तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए मैं आप कैसे कैसे सहयोग कर सकती हूँ, यही मेरे उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे ही एक अध्यापक के विद्यालय में रहकर बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं जिनका निर्वाह करना उसे अनिवार्य होता है। आज हम इन्हीं उत्तरदायित्वों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है विद्यालय व समुदाय के संबंध, क्योंकि समुदाय, विद्यालय वहीं पर स्थापित है, वहीं पर कार्य कर रहा है जहां पर कि समुदाय है, और समुदाय के ही लोग विद्यालय में शिक्षा अर्जित करने आ रहे हैं, यानी कि बालक उसी समुदाय के अंग हैं जो उस विद्यालय के इर्द गिर्द बसा हुआ है या उस विद्यालय से अपेक्षाएं रखता है। अगर शिक्षक इसी समुदाय के साथ में संबंधों को स्थापित नहीं करेगा, मधुर संबंधों को स्थापित नहीं करेगा, तो ये मानकर चलिए कि समुदाय की क्या मांग है, समुदाय विद्यालय से क्या अपेक्षाएं करता है, उसका पता विद्यालय को नहीं चलेगा, और कौन सी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, या विद्यालय में बालकों के समुदाय कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से बालक में उचित विकास के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका कम्युनिकेशन या इसका तालमेल अध्यापक नहीं बिठा सकता, विद्यालय नहीं बिठा सकता। इसीलिए एक अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो केवल विद्यालय में छात्रों के साथ ही मधुर संबंध स्थापित न करे, बल्कि विद्यालय के बाहर समुदाय के साथ में भी उसके संबंध स्थापित होने चाहिए, जिससे कि बालक की व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात है व्यावसायिक विकास, यानी कि एक बालक में व्यावसायिक विकास किसका, समाज या समुदाय का नहीं, किसका, बालक का। यानी कि शिक्षा जब प्रदान की जाती है तब उस शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास तो होता ही है, लेकिन उसमें एक उद्देश्य होता है कि बालक का व्यावसायिक विकास होना। क्योंकि शिक्षा जब प्राप्त की जाती है या बालक जब शिक्षा अर्जित करता है तो उसका एक उद्देश्य किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ने का होता है। अब यही बात यहाँ पर व्यवसाय केवल एक व्यवसाय से ही नहीं होती है, यहाँ पर एक बालक में किसी भी व्यवसाय के प्रति किस प्रकार की निष्ठावादिता आनी चाहिए, किस प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए, इन चीजों का सीखना अनिवार्य है। और ये चीज कब होगी, जब शिक्षक स्वयं
में व्यावसायिक गुणों का विकास होगा, यानी कि वो अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठावान होगा, वो अपनी समस्त जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता होगा, वो केवल अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, उससे संबंधित और ये जितनी भी समस्त कार्य हैं उनके प्रति उत्सुकता से कार्य करेगा। तो उस चीज को देख के बालक भी उस कार्य को सीखेगा, ऐसा ही व्यवहार सीखेगा। क्योंकि बालक के लिए बाल्यावस्था से लेके युवा अवस्था तक बालक एक शिक्षक से शिक्षा अर्जित करता है, तो इसमें यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि वो शिक्षक से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसीलिए शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि व्यावसायिक विकास के प्रति न सिर्फ खुद के बल्कि बालक के भी व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखे। दूसरी बात आती है प्रभावी शिक्षण, यानी कि एक शिक्षक का अगला उत्तरदायित्व होता है कि वो जाकर शिक्षण कार्य केवल पुस्तक से उठाया, पढ़ लिया और कार्य पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। उसके शिक्षण में प्रभाविता का होना बहुत अनिवार्य है। यानी कि एक शिक्षक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो बालकों को इतना प्रभावित, इतना अच्छे से पढ़ाए कि बालक को चीज जो भी विषय वस्तु समझाई जा रही है, हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। प्रभावी शिक्षण का मतलब कि बालक को शिक्षक किसी भी प्रकार से, चाहे वो चार्ट मॉडल या सहायक सामग्री का उपयोग कर रहा है, कहानी किस्सों का उपयोग कर रहा है, उदाहरण का उपयोग कर रहा है, किसी नवीन विधि का उपयोग कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह से उस विषय वस्तु को रोचक और बालक के लिए जिज्ञासापूर्ण बनाकर और अपने शिक्षण को वो प्रभावी बना सकता है। अगली बात आती है शैक्षिक कार्यक्रमों का व्यवहारिक क्रियान्वयन, यानी कि शैक्षिक कार्यक्रमों का व्यवहारिक क्रियान्वयन कि जो कुछ भी कार्य शिक्षण कार्य वो कर रहा है उसको व्यवहार रूप में बालक कैसे उपयोग में ला सकता है, इसका भी प्रशिक्षण अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है। बालक को यहाँ समझा दिया गया कि भाई आप जैसे कि बालक को जो कुछ भी कक्षा के अंतर्गत सिखाया गया है वो समाज में जाके उसका उपयोग कैसे करेगा, क्योंकि हर चीज सैद्धांतिक होती है और सैद्धांतिक की हर चीज कार्य उपयोग में नहीं आती है, उसका क्रियात्मक पक्ष ही उसके व्यवहार में उपयोग के लायक होता है। जैसे गणित में आपने बालक को जोड़ बाकी सिखाया, तो ये एक सैद्धांतिक ज्ञान जो कक्षा कक्ष के अंतर्गत बैठ के बालक ने प्राप्त किया, लेकिन इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन क्या होगा जब बालक बाजार में जाके वस्तु को खरीदेगा, वो दुकानदार को पैसा देगा और उससे वापस पैसा प्राप्त करेगा। यानी कि पहले तो वो वस्तुएं खरीदेगा, उन वस्तुओं के भाव को जोड़ करेगा कि कितने में उसने वस्तुएं खरीदी है, उसका जोड़ करेगा। यानी कि जो कक्षा में जोड़ सीखी थी उसका यहाँ उपयोग किया, और फिर उसने जब पैसा दिया तो वो इसका बाकी करके पता लगाएगा कि मैंने उसको 100 रुपए दिया और मेरा 50 रुपए का सामान 60 रुपए का सामान हुआ, तो मेरे को ये दुकानदार वापस कितना पैसा देगा, यानी कि बाकी। यानी कि विद्यालय में जब उसे जोड़ बाकी सैद्धांतिक रूप में सिखाई गई क्रिया, तो उसका व्यवहारिक क्रियान्वयन उसने बाजार में जाकर किया। यही चीज यहाँ पर शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि जो भी शिक्षण कार्य करे उसका व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे होता है, इसका पूर्ण प्रशिक्षण बालक को वो चाहे प्रत्यक्ष रूप में करे, चाहे अपने व्यवहार के माध्यम से व्यवहार में उपयोग करके और बालक को प्रशिक्षित करे, लेकिन उसका ये उत्तरदायित्व होता है। अगली बात होती है छात्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि एक अध्यापक जब कक्षा में खड़ा होकर बालक को पढ़ाता है तो वहां पर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बालक के में एक अलग भिन्नता होती है और उस बालक की अपनी आवश्यकताएं, अपनी परिस्थितियां, अपना व्यवहार होता है। तो शिक्षक को उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और ये कब होगा जब वो अभिभावक या समुदाय के संपर्क में रहेगा, तभी उसे बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। बालक के स्वास्थ्य के बारे में, बालक की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, बालक की बौद्धिक क्षमताओं के बारे में, परिवार के शैक्षिक व्यवस्था, यानी कि बालक से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं एक अध्यापक को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या अध्यापक के पास वो सूचनाएं होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन के व्यवहार की भी जानकारी अध्यापक के पास होनी चाहिए, और ये कब होगा जब शिक्षक इस कार्य में रुचि लेगा। अगर शिक्षक नहीं रुचि लेगा, बालक सड़क पे वो बालक को देख रहा है, वो जो कुछ गलत कार्य कर रहा है,
तब भी वो उसको इग्नोर करके निकल जा रहा है, यानी कि उसने बालक के उस व्यवहार के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझा और धीरे धीरे वो गलत व्यवहार, क्योंकि बालक को तो स्वतंत्रता मिल जाएगी कि टीचर ने देखा और मैंने गलत कार्य किया, इसका मतलब ये कार्य गलत नहीं है, टीचर ने इसके बारे में मुझे टोका नहीं, क्योंकि वो टीचर को आदर्श मानता है, अध्यापक को अपना आदर्श मानता है। अगर आदर्श नहीं उसे नहीं टोका है तो वो उसके प्रति स्वच्छंद होता चला जाता है। इसीलिए अगर शिक्षक में को उसको अगर बिना टोके और उस व्यवहार को सुधारने की अपेक्षा वो आंख बंद करके चला गया तो उस बालक को कभी भी वो सही मार्ग पर सही प्रशिक्षण नहीं दे पाएगा। इसीलिए बालक के उस व्यवहार की जानकारी उसे होनी चाहिए कि उसने वो व्यवहार वहां किया तो क्यों किया और क्या कारण था, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास। यहाँ पर शिक्षक को स्वयं की व्यक्तिगत क्षमताओं में इतना विकास करना होगा कि बालक उससे स्वयं प्रेरित होकर अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में विकास कर सके। यानी कि एक अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है कि वो बालक की भी व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के प्रति सजग रहे और इसके लिए उसको जहाँ वो मौखिक या विभिन्न निर्देशात्मक तरीकों से उसकी क्षमताओं के विकास में सहयोग प्रदान करता, वहीं अपने व्यवहार के माध्यम से भी उसे बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं के प्रति सजग होना अनिवार्य है। जब शिक्षक के इन उत्तरदायित्वों को शिक्षक जब पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो निश्चित है कि एक प्रभावी और सम्माननीय अध्यापक या शिक्षक के रूप में पहचान स्थापित कर पाएगा। अगली बात हमारी आती है कि व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता यानी कि एक अध्यापक में नैतिक गुणों का होना अनिवार्य है। क्यों? कि ये वही नैतिक गुण, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि बालक बाल्यावस्था से लेके युवा अवस्था तक वो निरंतर रूप से एक शिक्षक के सानिध्य में रहकर शिक्षा को अर्जित करता है। ऐसे में जब वो इतना अधिक समय शिक्षक के सानिध्य में रह के शिक्षा अर्जित करता है तो निश्चित है कि वो शिक्षक से प्रभावित होगा ही, क्योंकि शिक्षक का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ेगा। अगर शिक्षक किसी को बहुत जोर से डांट कर बोलता है तो बालक भी उन चीजों को सीखेगा कि जोर से डांट के बोलना है। और एक कितनी भी बड़ी गलती है, शिक्षक शांत चित होकर उस बालक की समस्त समस्याओं को सुनेगा और उसका समाधान करने का प्रयास करेगा तो बालक भी इस चीज को सीखेगा कि वो शांत चित होकर सामने वाले की बात को सुने और फिर उसका निवारण कर सके। यानी कि नैतिक गुणों का, और यही कारण है कि शिक्षक में नैतिक गुणों के बात कही जाती है या ये माना जाता है कि एक शिक्षक में नैतिक गुण होना अनिवार्य है। अगर हम इन नैतिक संस्कार या नैतिक गुणों की बात करते हैं तो हम प्राचीन काल से चल रहे हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था होती थी, आश्रम व्यवस्था होती थी, जहां पर कि शहरों से दूर, गांवों से दूर शिक्षक ऋषि मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे और वहां पर किसी भी प्रकार का सामाजिक या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ करता। किसी भी प्रकार का न तो सामाजिक हस्तक्षेप होता था न राजनीतिक हस्तक्षेप होता था। शिक्षक या गुरु या ऋषि बालक को स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान करता था। यहाँ पर ये स्पष्ट है कि उसके लिए ना तो कोई राजा का पुत्र होता था ना ही किसी गरीब का पुत्र होता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कृष्ण और सुदामा, जब संदीपन ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ शिक्षा अर्जित करते थे, जबकि दोनों के सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर में बहुत अंतर था। कृष्ण एक राज परिवार की उनके बालक थे और सुदामा एक गरीब परिवार के बालक थे, लेकिन दोनों ने साथ में एक ही ऋषि के आश्रम में शिक्षा अर्जित की थी और घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। क्योंकि ऋषि ने दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं करा। फिर वही एक प्राचीन काल में जहाँ शिक्षक या गुरु
बालक सभी बालकों को समान दृष्टि से देखते थे, समान शिक्षा प्रदान करते थे, समान मूल्यांकन पद्धति अपनाते थे। ऐसा नहीं कि राजा का पुत्र है तो इसको हल्का फुल्का कोई मूल्यांकन के लिए कोई कार्य दे दिया और ये गरीब बालक है तो तक इससे कठिन कार्य करवाया, ऐसा नहीं। दोनों को समान प्रकार का जो कृष्ण को दिया जाता था वही सुदामा को भी दिया जाता था। यानी कि जब प्रथम बार भिक्षा समाज से भिक्षा लेने जाने का प्रश्न था तो कृष्ण और सुदामा दोनों को एक साथ भेजा गया था, यानी कि दोनों का समान मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई थी। वो क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। लेकिन उसके बाद आगे चल के मध्यकाल तक, मतलब कि यहाँ कहना चाहिए कि प्राचीन काल से आगे बढ़कर जब अगली कड़ी में आए तब यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा। और इसका उदाहरण महाभारत काल में आप स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि बहुत लंबी दूरी नहीं थी कृष्ण, सुदामा और महाभारत के बीच में। यहीं पर क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप था, गुरु द्रोण और एकलव्य का उदाहरण, इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं होगा। गुरु द्रोण चूंकि वो राजवंश की परिवार क्या कहना चाहिए, राजपुत्रों को शिक्षा प्रदान करते थे, इसीलिए उन्होंने एक भील जाति के शिष्य को शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया और उन्हें उसे शिक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य का दृढ़ संकल्प था, उसने कहा मेरे को शिक्षा प्राप्त करनी है तो गुरु द्रोण से ही करनी है। और उन्होंने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर और उनको आदर्श मानकर और धनुर्विद्या का शिक्षा अर्जन किया। जब गुरु द्रोण को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके सीधे हाथ के अंगूठा, जबकि उनका अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। इसके पीछे कारण क्या था? वो ये चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई भी धनुर्धर नहीं होना चाहिए। यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप तक प्रारंभ हो चुका था और उसी का परिणाम था कि यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव प्रारंभ हो चुका था। और इसी कारण से गुरु और शिष्य की परंपरा में जो एक मधुर संबंध जिसको हम कहते हैं उसमें कमी आने लगी थी। और आधुनिक काल में आते आते तो स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी कि अब यहाँ पर शिक्षक अपने नैतिक संस्कारों को ताक में रखता है और सिर्फ अपने स्वार्थ के आधार पर जितना उसे कंफर्टेबल लगता है, उसे सुविधाजनक लगता है, वो उतना ही कार्य करता है। ना तो वो बालक के व्यावसायिक विषयों के चयन में या बालक के किसी समस्या के समाधान में रुचि दिखाता है, केवल अपने शिक्षण कार्य तक ही इतिश्री समझता है। उसके बाद के जितने भी उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं उसके प्रति उसका कोई भी दृष्टिकोण नहीं होता है। अर्थात कि यहाँ पर वर्तमान में आधुनिक समय में शिक्षक के नैतिक संस्कारों का, नैतिक गुणों का इतना ह्रास हो चुका है कि अब विशेष रूप से शिक्षक के नैतिक संस्कारों की बात कही जा रही। ना तो हमारी शिक्षा नीतियों के माध्यम से, ना ही शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसी कोई व्यवस्था है कि शिक्षक के नैतिक गुणों के बारे में किसी प्रकार की चर्चा की जाए, उनके नैतिक गुणों को दिशा प्रदान करने के लिए कोई कमेटी गठित की जाए, कोई मॉनिटरिंग की जाए, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं। हमने कई विद्यालयों में देखा कि शिक्षक